हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अन अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 3, जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने वो 2 पार्ट चेक नहीं कर रहे हैं तो डू चेक इट आउट। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहीं कहीं स्क्रीन पे आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो गो एंड चेक दैट आउट। और आज हम करेंगे पार्ट 3। तो उससे पहले कि हम पार्ट 3 स्टार्ट करें, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैं मेरा पेड कोर्स लेके आऊँगी या मैं कुछ चार्ज करूँगी, जैसे बाकी सब कुछ लोग जो जिनसे मुझे कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर आउट कर देती हूँ कि ये यूट्यूब का चैनल मैंने पेड वर्जन के लिए नहीं रखा था। जब ये चैनल स्टार्ट करना था तभी आइडिया मेरे दिमाग में यही था और होल कॉन्सेप्ट इस चैनल का यही था कि इस चैनल से जितना मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ फ्री कंटेंट, एज मच एज आई कैन, बिकॉज मैंने भी उतना ट्रबल किया है अपनी लाइफ में, या स्ट्रगल किया है, देखा है कि किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कोई नहीं ले पाता, या कुछ और भी रीजंस होते हैं, या बहुत सारे रीजंस होते हैं लोगों की लाइफ में। रीजंस में डिफ़र। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो जो चीज़ मैंने देखी, तो जब यही चैनल मैंने क्रिएट किया था तब मैंने यही सोचा था कि मैं इस चैनल पे कभी पेड कोर्स लेके नहीं आऊँगी। इस चैनल से जितना भी जाएगा सबके लिए फ्री कोर्स ही जाएगा। तो मैं कोई पेड कोर्स स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। जितना मुझसे होता है, जिस लेवल तक मैं जा सकती हूँ उस लेवल तक मैं जाऊँगी, और फ्री प्लेटफॉर्म पे ही इसको रखेंगे। हम इसका कोई पेड कोर्सेज नहीं लेके आएंगे। तो आप लोग अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो, जो आप लोग मुझे बाकी से कंपेयर कर रहे थे। तो ऐसा कोई पेड कोर्स नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा पार्ट 3। 2 पार्ट हमने कर लिए एज आई अर्लियर सेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। सो पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज रिलेटेड टू द मार्केटिंग यूनिट, ठीक है। तो मार्केटिंग वाली यूनिट से हमारे पास क्या क्वेश्चन है, देखो। मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल नीड्स टू बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, साइक एक मिनट। तो ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिक, जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक, ठीक है। तो इन चारों के बेसिस पे हम ऑटोमोबाइल्स में किस किस को बांट सकते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल्स का जो हमारा पूरा सेक्टर है उसे हम सेगमेंट किस बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ध्यान में ये चीज़ रखनी है, पहले तो ये समझो कि सेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंट होता है जब हमारे एक पूरे होल इंडस्ट्री को या किसी भी एक बहुत बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसके ट्रेड्स के बेसिस पे, उसके बेनिफिट्स के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, या किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी आप उसका एक बेनिफिट के बेसिस पे उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, नैरो स्मॉल नैनो पार्ट्स में आप उसे जब डिवाइड करते हो, तो दैट व्हेन वी कॉल्ड इट सेगमेंटेशन, यानी कि हमने उसका सेगमेंट बना दिया है। ये सेगमेंट जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट का सेगमेंट हो गया, क्लोथिंग का सेगमेंट हो गया। क्लोथिंग एक होल अगर इंडस्ट्री लेके चलें तो क्लोथिंग के अंदर भी हम लोग सेगमेंट कर सकते हैं ना। सेगमेंट कैसे होगा? वुमेन का सेगमेंट हो गया, मैन का सेगमेंट हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, बेबीज़ का सेगमेंट हो गया। उसके बाद अगर हम वुमेन में भी और सेगमेंट करना चाहें तो वुमेन में भी जीन्स हो गए, टॉप्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो कवर हो जाती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंट, जब हम किसी बहुत बड़ी चीज़ को छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मार्केटिंग के बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। टारगेटिंग, सेगमेंटेशन और पोजीशनिंग, तीनों STP चलता है ये हमारे पास से, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की नीड्स को किस बेसिस पे हम सेगमेंट कर सकते हैं। तो चाहे ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या इसकी जगह कोई सा भी और इंडस्ट्री डाल दो, सेगमेंट हम सिर्फ 4 बेसिस पे कर सकते हैं। यानी कि हम सेगमेंटेशन ओनली जो मेन जो ओवरऑल टर्म होती है वो होती है 4 टाइप्स। दिस इज, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है 4 टाइप से हम मार्केट सेगमेंटेशन को डिवाइड कर सकते हैं, और ये 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट टाइप है हमारे पास जियोग्राफिक बेसिस पे, यानी कि एरिया लोकेशन के बेसिस पे। डेमोग्राफिक बेसिस पे, यानी कि एज हो गया, इनकम हो गया। फिजियोग्राफिक बेसिस पे, यानी कि उनके पर्सपेक्टिव कैसा है, अटेंशन कैसा है, एटीट्यूड्स कहते हैं, उनके बिलीव्स कैसे हैं, कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है, उस बेसिस पे हम कर सकते हैं। बिहेवियर बेसिस पे, या जैसे उनका बिहेवियर फॉलोवर वाला है, किसी को फॉलो करके लेते हैं, किसी टाइप से लेते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड 4 टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंट।
तो हम इन 4 टाइप्स में ही सेगमेंटेशन करते हैं, मेनली यही 4 टाइप के हमारे पास सेगमेंटेशन होते हैं। तो कमिंग बैक टू द, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ऑटोमोबाइल नीड्स को हम किस में सेगमेंट में बांट सकते हैं, हम चारों टाइप के सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आर आंसर इज 4, ABCD। दैट मीन्स बाइंग बिहेवियर के बेसिस पे फिजियोग्राफिक, जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक, हम चारों टाइप पे। और यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आए या कोई सी भी इंडस्ट्री हो जाए, मेनली 4 टाइप के ही सेगमेंटेशन होता है जो हम होली या मेनली मेजर जिसे हम करते हैं। इनके अंदर जा सकते हो आप, इस नेक्स्ट स्लाइड में होगा, इनके अंदर आप और डिवाइड कर सकते हो, पर मेनली 4 टाइप के सेगमेंटेशन वी हैव। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज द होल थ्योरी ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन। ठीक है, जियोग्राफिक के बेसिस पे हम लोकेशन टारगेट करते हैं, डेमोग्राफिक हो गया, फिजियोग्राफिक हो गया और बिहेवियर। दिस इज द होल थ्योरी कॉन्सेप्ट। आप लोग एक बार इससे रीड कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, ये मैंने इसीलिए डाला है ताकि आप लोग रीड कर सको और समझ सको। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन और रीजनिंग का। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट द सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। यानी कि क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग की थ्योरी थी। अब हर्जबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हर्जबर्ग ने मोटिवेशन की थ्योरी दी थी, जिसे हम हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है ये देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आ जाओ। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट एट द सेम एज प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन। यानी कि हम जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और जो डिससेटिस्फैक्शन को हम रिड्यूस कर रहे हैं वो दोनों सेम नहीं, इज नॉट एज द सेम एज प्रोवाइडिंग डिससेटिस्फैक्शन। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम हर्जबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम रीज़न भी पढ़ लेते हैं कि ये क्यों ऐसा बोल रहा है। अंडर द 2 फैक्टर थ्योरी, job satisfaction and dissatisfaction are 2 different aspects of work motivation. This is the reason and this reason is very true and related to the assertion. क्यों उसने बोला assertion में कि not सेम नहीं है, दैट मीन्स रिड्यूसिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन इज नॉट द सेम टर्म, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और 2 एस्पेक्ट्स हैं हर्जबर्ग की थ्योरी के। तो दैट मीन्स यहाँ से ये तो क्लियर हो गया हमें कि दोनों असर्शन और रीज़न सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पर अब हर्जबर्ग की थ्योरी होती क्या है, क्योंकि बिना हर्जबर्ग की थ्योरी जाने तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हर्जबर्ग की थ्योरी क्या कहती है ये देखना है। देखो, अब हर्जबर्ग की थ्योरी क्या बोलती है, जैसा हमने रीज़न में पढ़ा कि हर्जबर्ग की थ्योरी जो होती है वो 2 फैक्टर थ्योरी है और 2 एस्पेक्ट्स होते हैं हर्जबर्ग की थ्योरी में। तो दैट इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ हर्जबर्ग थ्योरी इज जॉब डिससेटिस्फैक्शन एंड द अनदर वन इज जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अब जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्या है और जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है, तो पहले हम कंप्लीट करते हैं हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, अब हम जॉब सेटिस्फैक्शन के अंदर जाएंगे तो देर आर सम फैक्टर्स रिलेटेड टू द जॉब सेटिस्फैक्शन जिनको फुलफिल करने पे जो एम्प्लॉई वहाँ पे काम कर रहा है उसको जॉब के लिए सेटिस्फाई होगा, दैट मीन्स उसको उस जॉब से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, वो अपने काम के लिए और इन्फ्लुएंस हो और अच्छे से काम करे, जिससे उसको जॉब का सेटिस्फेक्शन मिले और जॉब के सेटिस्फेक्शन से कंपनी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो अचीवमेंट होगा, रिकॉग्निशन होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे दोगे कुछ करने के लिए तो वो रेस्पॉन्सिबल फील करेगा, उसके लाइबिलिटी समझेगा। वर्क करने दो उसे, आप थोड़ा अपने स्पेस पे वर्क करने दो, ऐसा नहीं कि आप उसे बिल्कुल ऑटोक्रेटिक पे चलने दो कि नहीं 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 हम ही बताएंगे। ठीक है, एडवांसमेंट होंगे, उसके पर्सनल ग्रोथ होगी, तब वो और इन्फ्लुएंस होगा और मोटिवेट होगा काम करने के लिए। तो दीज आर सम कौन से फैक्टर, जॉब सेटिस्फेक्शन के फैक्टर हैं जो और इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूविंग द मोटिवेटिंग इम्प्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। तो दीज आर द मोटिवेटर फैक्टर्स। कितनी बार क्वेश्चन में मैंने एक एक फैक्टर इसलिए बोला क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्टर्स भी पूछ लेता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन के फैक्टर्स कौन से, या मोटिवेटर फैक्टर्स कौन से, या हाइजीन के फैक्टर्स कौन से हैं। तो हाइजीन के फैक्टर्स पे कब आते हैं हम, जब हम जॉब डिससेटिस्फेक्शन को कम करना होता है। हम जॉब डिससेटिस्फेक्शन के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस पर काम कर रहे हैं कि जिससे हम रिड्यूस कर पाएँ जॉब डिससेटिस्फेक्शन को। तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन किस
फैक्टर से कम होगा दैट इज़ रिलेटेड टू द हाइजीन फैक्टर। अब हाइजीन फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, वर्किंग कंडीशंस कैसी है वहाँ पे, उनके को वर्कर जो हैं वो साथ में काम कैसे कर रहे हैं, पॉलिसीज़ और रूल्स कैसे हैं कंपनी के, सुपरवाइज़र की क्वालिटी कैसी है, और उनके जो बेसिक सैलरी है, वेजेस हैं, वो सब कैसे हैं। तो दीज आर द हाइजीन फैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू द कंपनीज पॉलिसी, टर्म्स, वेजेस, सैलरी, को वर्कर, कंपनी का एनवायरनमेंट, यानी कि बेसिकली कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है। और मोटिवेटर फैक्टर्स जो हैं एक पर्सन की, एक एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ, अचीवमेंट, रिकॉग्निशंस और उसके पर्सनल मोटिव से रिलेटेड है, क्योंकि जब वो अपने पर्सनल पूरे करेगा तभी वो इन्फ्लुएंस होएगा कंपनी के गोल्स पूरे करने के लिए। तो जॉब सेटिस्फेक्शन में जो फैक्टर्स आते हैं दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन फैक्टर्स, और जॉब डिससेटिस्फेक्शन में जो फैक्टर्स आते हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइजीन फैक्टर। इनको आपको ध्यान में रखना है। हाइजीन फैक्टर्स पूछे तो आपको वर्किंग कंडीशंस और ये सब बताना है, और अगर मोटिवेटर फैक्टर पूछे तो आपको अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट और ये सब आपको बताना है, ठीक है। आई होप आपको हर्जबर्ग की थ्योरी क्लियर हो गई होगी। तो अब हमें समझ में आ गया कि हर्जबर्ग की थ्योरी क्या है। अब हर्जबर्ग की थ्योरी मोटिवेशन थ्योरी है, ठीक है। तो और कौन कौन सी टाइप की मोटिवेशन थ्योरी होती हैं उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज हैं, इनका एक अलग से वीडियो मैं ट्राई करूँगी बनाने को। जितने ये टॉपिक आपको बीच बीच में क्वेश्चंस के बीच बीच में आ रहे हैं जो खुद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनका मैं ट्राई करूँगी बीच बीच में वीडियो डाल पाऊँ या अच्छे से कर पाऊँ। तो अभी तो देखते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरीज में वी हैव मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी विच वी हैव ऑलरेडी completed. Then we have Mackland 3 needs theory, McGregor's theory X and Y, Aljafer ERG theory, and the last but not the least is Mayo motivations theory, ठीक है। And in the process theories we have Adams equity theory, Bloom's expectancy theory, Taylor's motivation theory, Bandura's self efficiency theory which is called ETD, SET. Then we have Skinner's reinforcement theory and Loki's goal setting theory. These are the theories. ये मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि कौन सी थ्योरी किससे रिलेटेड है। जैसे पूछ लिया कि हिरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी किसके रिलेटेड है, तो दैट द आंसर इज मैस्लो। फिर उसका 2 फैक्टर थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो हर्जबर्ग से रिलेटेड है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी शफल करके पूछ सकता है। दैट्स वाई आई प्रेजेंटेड दिस चार्ट। ओके, आई होप आपको इस चार्ट से और लास्ट स्लाइड से दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। सो वी हैव क्या, अंडर द 2 फैक्टर थ्योरी जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन आर द 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क मोटिवेशन दैट वी ऑल हैव कंप्लीटेड, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर इसके अकॉर्डिंग, आंसर विल बी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द आर अकाउंटिंग यूनिट, ठीक है। अकाउंटिंग यूनिट के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठ के आया है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है, पहले तो ये समझो कि कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस होते क्या हैं, बिकॉज ये अकाउंटिंग की बहुत बेसिक टर्म्स हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और कन्वेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार कन्वेंशन और उन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, तो कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे पास, जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है दैट इज़ क्रिएटेड बाय या एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि लॉ ने हमें प्रोवाइड करा हुए हैं और लॉ के द्वारा ही अप्लाई हुए हुए हैं, ठीक है। बायसनेस नहीं हो सकती है बिकॉज यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, आप इनमें कुछ बायसनेस नहीं कर सकते, कोई स्पेस नहीं है दैट यू आर नॉट यूजिंग इट, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा और इन्हीं के बेसिस पे आपको अपने कंपनी के अकाउंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म अडॉप्शन यानी कि सबके लिए कंपलसरी, एक जैसा ही, ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी के लिए अलग है किसी कंपनी के लिए अलग है। तो क्या हो गया, कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हैं, क्रिएटेड बाय लॉ हैं, देयर इज़ नो स्पेस फॉर पर्सनल बायसनेस, यू हैव टू यूज़ इट फॉर योर बेसिक कंपनी अकाउंट्स। एंड यूनिफॉर्म अडॉप्शन है, देयर इज़ सेम, सबके लिए सेम है। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशन इज जस्ट टाइप ऑफ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन कि आपको ऐसा
काम करना है या आपकी कंपनी के अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है. दिस इज़ जस्ट बेसिक फॉर द गाइडलाइंस. ठीक है, आप अडॉप्ट कर भी सकते हो. दिस इज़ अप टू यू. यू वांट टू अडॉप्ट इट और यू डोंट वांट. ठीक है, और कोई ऐसा यूनिफॉर्म अडॉप्शन नहीं है कि आपको अडॉप्ट करना ही है, एज आई सेड. ठीक है, तो आ जाओ वापस अब क्वेश्चन पे देखते हैं. अब होती क्या है, चलो अब हमने समझ लिया कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस में डिफरेंस क्या होता है. तो अब हम पहले कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं, बिकॉज इट्स अ कंपलसरी थिंग दैट वी नीड टू फॉलो और वी हैव टू फॉलो, ए कंपनी नीड टू फॉलो इट. ठीक है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन से होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ इट. ठीक है, बिजनेस एंटिटी दैट मीन्स बिजनेस इज अ डिफरेंट. ठीक है, बिजनेस डिफरेंट है, आपका पर्सनल अलग है. ठीक है, पर्सन अलग हो, बिजनेस एक अलग बिजनेस एंटिटी है, उसको आप दोनों को मैच नहीं कर सकते कि आप अपनी कंपनी में अपने नाम से सब कुछ चल रहा है. नहीं, बिजनेस अपने आप में एक अलग चीज़ है. ठीक है, मनी मेजरमेंट यानी कि आप ऐसे वो बार्टर सिस्टम चलता है ना, बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकते. आपकी कंपनी की हर चीज़ को मनी में मेजर किया जा सकना चाहिए. दैट मीन्स के मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट रन करना चाहिए. गोइंग कंसर्न, कंपनी कभी भी मरती नहीं है. द बेसिक सिंपल लाइन, कंपनी कभी भी मरती नहीं है. पार्टनरशिप हो तो पार्टनर्स मरेंगे, पार्टनर आएंगे, पार्टनर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, पर कंपनी नहीं मरती है. कंपनी हमेशा चालू रहती है. द गोइंग कंसर्न, जब तक उसमें एसेट्स चल रहे हैं, जब तक उन एसेट्स की लाइफ है, जब तक कंपनी अपने आप रन कर रही है, तब तक कंपनी चलेगी. अगर उसे लो ख़त्म नहीं करती है, आपको बाय लो उसे ख़त्म करवाना पड़ेगा, वरना कंपनी अपने आप में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करती है. अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग जो हमारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं मार्च टू अप्रैल, वो हमें फॉलो करना होता है. कोस्ट कॉन्सेप्ट चलता है कि आपको कोस्ट के बेसिस पे चीज़ें करनी है. रियलाइजेशन, जब आपको जो चीज़ रियलाइज हो रही है तब आप उसकी अकाउंटिंग अपनी बुक्स में नोट करेंगे, यानी कि आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे. ठीक है, उसके बाद है ड्यूअलिटी एस्पेक्ट्स, दैट मीन्स क्रेडिट और डेबिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रन करता है. मैचिंग कॉन्सेप्ट यानी कि ईयर सेम होना चाहिए और सब कुछ मैच करता हुआ होना चाहिए. अलग अलग ऐसा नहीं कि आपने एक्सपेंडिचर अलग अलग ईयर के लिए ले लिया और इनकम अलग ईयर के लिए ले ली, तो ऐसा कुछ नहीं होता. आपको सेम पीरियड के लिए दोनों चीज़ें, इनकम और एक्सपेंडिचर सेम पीरियड के लिए होने चाहिए. ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, दैट मीन्स आपको हर वो इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस वो आपके बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रेडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी बैलेंस शीट में ज़रूरी है दिखाना वो आपको उसमें शो करना पड़ेगा. अब वी हैव द अक्रूवल कॉन्सेप्ट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसे ध्यान से समझो. अक्रूवल कॉन्सेप्ट दैट मीन्स हम जो अर्न कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ इनरिलेवेंट टू द कैश. कैश का कोई कॉन्सेप्ट इसमें काम नहीं करता है. ठीक है, तो अक्रूवल है. ठीक है, अब आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम द बेसिक, अगर आप इसे बार बार नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ इसमें दो चीज़ें ध्यान रखो, इनकम और एक्सपेंडिचर. और करना क्या है, सिर्फ जब हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी, ठीक है, या हमने सर्विस के लिए ऑर्डर कर दिया. ठीक है, ये दो चीज़ें. कैश कब दिया कब आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अब इसको एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ, अक्रूवल समझ लो. ठीक है, सपोज मैंने 1 मई को, ये मैं इनकम कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको अक्रूवल में. ठीक है, सपोज मैंने 1 मई को किसी चीज़ का ऑर्डर प्लेस किया. ठीक है, किसी ने मेरे पास 1 मई को किसी चीज़ का ऑर्डर पे किया, मतलब ऑर्डर प्लेस किया. मैं किसी चीज़ का ऑर्डर ले रही हूँ तो मेरे पास ऑर्डर आया किसी सर्विस के लिए. 2 मई को यानी कि 2 मई को मुझे उसके लिए थोड़ा सा एडवांस पेमेंट मिल गया. 10 मई को मैंने वो पूरी सर्विस प्रोवाइड करवा दी. तो अब मैं मेरी बुक्स में अकाउंटिंग किस डेट पे करूँगी. ठीक है, तो मैं अकाउंटिंग किस डेट पे करूँगी, जिस दिन मैंने उसको पूरी अपनी सर्विस प्रोवाइड करा दी. मैंने यहाँ पे बोला कि कैश आ गया. अब यहाँ पे भले ही कैश आता या कैश नहीं आता, कैश कॉन्सेप्ट इज जस्ट इनरेलीवेंट. ठीक है, कैश आया नहीं आया उससे हमें कोई मतलब नहीं है. हमने पूरी सर्विस हमारी कब दे दी, हमारी इनकम कब जनरेट हो गई फुल्ली कंप्लीटली 10 मई को, बिकॉज हमने हमारा पूरा जो असाइनमेंट था, पूरा जो प्रोजेक्ट था, पूरे जो ऑर्डर था वो हमने कब डिलीवर कर दिया, 10 मई को डिलीवर कर दिया. दैट मीन्स अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने कब अकाउंटिंग हुई, एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट 10 मई को. 1 मई को ऑर्डर मिला विच इज़ इनरेलीवेंट. एडवांस पेमेंट आई उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है. हमने हमारा ऑर्डर कब डिलीवर कर दिया, 10 मई को. ठीक है, वेट, सेम गोज टू एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट. अब एक्सपेंडिचर में क्या है, जब हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, अब जब सामने वाला हमें वो ऑर्डर डिलीवर कर देगा, सेम
पहले मैंने ऑर्डर लिया था, अब मैंने ऑर्डर प्लेस किया और सामने वाली पार्टी ने, दैट मीन्स बी ने, मुझे ऑर्डर 10 मई को प्लेस कर दिया। अब मैंने उसे पैसे दिए, कैश का आउटफ्लो हुआ, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सिर्फ मैटर क्या हुआ कि मैंने रिसीव कब किया या मैंने डिलीवर कब किया। जब मुझे पूरी सर्विस प्रोवाइड हो चुकी है या मैंने जब पूरी सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तभी जाके हम उसका अक्रूवल कॉन्सेप्ट में लेंगे। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ। चलो तो फिर अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, दैट मीन्स ये तो मॉनेटरी कॉन्सेप्ट आ गया। कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी विद दोज ऑफ पेरेंट कंपनी, ये हमारा कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। और उसके बाद है डेप्रिशिएटिंग फिक्स एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स, यानी कि एसेट्स जितने टाइम तक चल रहा है उतनी लाइफ तक ये चीज़ें चलेगी, उतनी टाइम तक हम डेप्रिशिएट करेंगे, दैट मीन्स इट्स गोइंग ऑन। तो गोइंग कंसर्न रिलेट हुआ, ठीक है। डिस्क्लोजिंग द सेल एंड अदर, दैट इज मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। तो आर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लीगल वाला पार्ट, ठीक है। अब लीगल में क्या, लीगल में हमारे पास बहुत सारे एक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन जिस एक्ट से रिलेटेड है वो है आरटीआई एक्ट 2005। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, यानी कि इनमें से कौन है जो इन्फॉर्मेशन के अंदर आता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज लॉग बुक्स, सर्कुलर्स, फाइल नथिंग्स इन द प्रोसेस, डेटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो लॉग बुक्स आती हैं, सर्कुलर्स आता है, 5 नोटिंग्स जो होती हैं जो प्रोसेस में होती है उनको वी कैन नॉट काउंट एज इन्फॉर्मेशन, और डेटा मटेरियल जो भी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इफ वी आर हैविंग द डेटा, तो वो इन्फॉर्मेशन में काउंट होगा। तो आंसर कैसे कट हुआ? थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। और इसका मैंने एक चार्ट भी दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो एक बार। इंपॉर्टेंट सेक्शंस अंडर आरटीआई एक्ट में हम इंफॉर्मेशन में क्या क्या काउंट कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स हमारे पास हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ईमेल्स बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा है हमारे पास एक टाइप का, रिपोर्ट्स हो गई हैं, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स हैं, अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हमारे पास हैं, प्रेस रिलीज हो गई, सैम्पल्स हो गए, और डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स यानी कि लॉग बुक्स हो गए। कुछ भी हुआ हमारे पास तो सब इन्फॉर्मेशन में आता है, बस वो प्रोसेस में नहीं होना चाहिए। अगर इन द प्रोसेस है दैट मीन्स उसमें बायसनेस आ सकती है कहीं ना कहीं, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू द मार्केटिंग यूनिट, डीएसए स्टैंड फॉर। अब ऐसे कभी कभी उठ के कोई सी ऐसी फुल फॉर्म आ जाती है, तो हम इसके लिए कोई ऐसा चार्ट या सब कुछ बना के रेडी नहीं रख सकते। इस बेसिक रैंडम क्वेश्चन आप सेंस से कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, इसकी कोई ऐसा नहीं है कि हम पूरी मतलब फुल फॉर्म्स ही रटेंगे। तो मार्केटिंग डीएसए, इन द मार्केटिंग डीएसए स्टैंड फॉर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डायरेक्ट, एक मिनट, डायरेक्ट कहाँ गया, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हमारे पास क्या होते हैं? जो डायरेक्ट सेल्स करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी एजेंट हो गया जो डायरेक्ट सेल्स कर रहा है, जैसे किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए अगर कोई आ रहा है, सपोज किसी एमवे का कोई है, वो हमारे पास आ रहा है कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। बेसिकली इट्स अ एजेंट टाइप ऑफ वर्क। तो डी एस ए रिलेटेड टू द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीज पे से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये फाइनेंस वाली यूनिट से हमारे पास है, तो हम इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखो, फर्म्स ऑप्ट फॉर बाइंग एन एसेट्स इफ द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन इज लेस देन द बेस्ट लीज रेट इट कैन गेट, ठीक है। अब ये बोलना क्या चाह रहा है? सिंपली हम किसी भी चीज़ को खरीद लेंगे, अगर उसको लीज पे लेने की रेट उससे कम है, तो ऑब्वियसली हम खरीदेंगे या उसे रेंट पे लेंगे। सपोज करो आप तो लीज भी छोड़ दो, रेंट पे हम ले रहे हैं अगर हमारा घर, और हम उसे खरीद रहे हैं, या कोई चीज़, घर को भी छोड़ो, अगर कोई चीज़ अगर हम रेंट पे ले रहे हैं और उसे खरीदने की कॉस्ट उससे कम आ रही है रेंट पे लेने से, तो ऑफकोर्स हम उसे खरीद ही लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फर्म्स ऑप्ट फॉर बाइंग एन एसेट्स इफ द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन इज लेस देन द बेस्ट लीज रेट इट कैन गेट, ठीक है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑपरेटिंग लीज आर द अट्रैक्टिव टू, एक मिनट, ऑपरेटिंग लीज आर द अट्रैक्टिव टू द यूजर इफ द लीज पेमेंट इज लेस देन द यूजर्स इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग द इक्विपमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? देर आर मेनली 2 टाइप ऑफ लीज, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। होती क्या है ये अभी हम आगे जाके पढ़ लेंगे, पर इसके लिए अभी के लिए ये ऑप्शन दोनों सही है और दोनों सही बोल रहे हैं। और
बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो चीज़ हमें सस्ते में पड़ रही है खरीदने में, उसे हम लीज पे क्यों लेंगे या रेंट पे क्यों लेंगे। तो आंसर इज बोथ ए एंड आर इज ट्रू, दैट मीन्स असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है और आर ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास। होप आपको सब समझ में आया होगा, और अगर किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम है या किसी चीज़ के लिए और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वी हैव आईडी ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड अरोरा क्लासेस। उसके बाद टेलीग्राम पे भी यू कैन फॉलो अस, अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF के नाम से वहाँ पे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई रियली नीड योर सपोर्ट। अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए आप लोगों की साइड से भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। और अब रैपिडली वीडियो आएंगे, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी रहेगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग करेंगे इवन एंड ऑड डेज में, हम लोग कंप्लीट करेंगे और सब कुछ अच्छे से चलेगा। आई होप अच्छा करेंगे अपन लोग। चलो, थैंक यू सो मच। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।